हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर टॉपिक देखेंगे। इस पहले तो हमने प्लांट सेल कल्चर पढ़ लिया एंड देन अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम प्लांट सेल कल्चर एंड टिश्यू कल्चर करते क्यों हैं। द प्लांट सेल कल्चर ऑफर्स मैनी पोटेंशियल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल एंड हेल्थ केयर। मतलब इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लांट सेल कल्चर एंड टिश्यू कल्चर आर गिवन बिलो। तो हम देखेंगे। इसमें पहला जो आता है वो है माइक्रो प्रोपगेशन। नाउ माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोला है इसको, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेल का यूज कर उससे हम लोग कल्चर कर रहे हैं एंड देन उससे उसको हम लोग प्रोपगेट कराकर एक प्लांट बना रहे हैं। माइक्रो प्रोपगेशन में हम देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट इज ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम करते हैं। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एज it provides the multiplication of uniform material for crop planting clones। हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ लिया है कि वो एक एसेक्सुअली मेथड है प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसी अपने पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं एंड एकदम सेम टू सेम कॉपी बनाते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग का, यानी कि तो एसेक्सुअल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन ना, जिसमें प्लांट लीफ, रूट या फिर शूट से रिप्रोड्यूस करता है। और हमने एग्जाम्पल भी पढ़ रखे, जैसे कि ब्रायोफाइलम का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। जो रूट यानी कि लीफ में इसके बड निकलते हैं एंड जब वो सॉइल में गिरते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं एक नए प्लांट में। ऐसे ही हम लोग जैसे स्वीट पोटैटो में रूट प्रोपगेशन, यानी कि रूट से नया प्लांट निकल सकता है, यानी कि न्यू रूट्स निकलती हैं एंड उससे वापस से एक नया प्लांट निकल जाता है। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। देन जिंजर में भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। अनियन में, पोटैटो में, हमें पता है पोटैटो में आई होती हैं जो रीजनरेट करा पाती हैं उसको। ये सब हमने पढ़ रखा है पहले कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल मेथड है जिसमें प्लांट एकदम डिक्टो कॉपी अपना बनाता है ना, ऑफ स्प्रिंग का, क्लोन्स बनाता है। मतलब उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है जो वो चेंज नहीं होता है एंड जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो पेरेंट से रिसेंबल करता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट इज कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एज इट्स प्रोवाइड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल ऑफ फॉर क्रॉप प्लांटिंग क्लोन्स। हाँ, ये पढ़ लिया हमने। ट्रेडिशनली इट इज डन बाय यूजिंग कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, कट करके बडिंग, ग्राफ्टिंग, कॉर्म्स, ट्यूबर एंड अदर वेजिटेटिव प्रोपगेल्स, ये सब यूज करके हम लोग इसको करते थे। द मेन प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज दैट इट इज लेबर इंटेंसिव, लो प्रोडक्टिविटी एंड सीजनल। मतलब अब ये अगर क्वेश्चन पूछते कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, तो हमें ये लिखना है कि लेबर इंटेंसिव था, यानी कि लेबर वर्क ज़्यादा होता था उसमें, और प्रोडक्टिविटी थी जो वो लो होती थी, एंड सीजनल होता था, यानी कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही हम लोग ये काम कर सकते थे सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दस टिश्यू कल्चर मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन, यानी कि टिश्यू कल्चर जो हम लोग करते हैं, सेल से एक नया प्लांट रीजनरेट कर देते हैं हम लोग, उसी को हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी तो प्लांट का प्रोपगेशन ही करा रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं उसको। कैन बी यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव। इस मतलब टिश्यू कल्चर का यूज करके हम लोग जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। दिस टेक्निक यूटिलाइजेज द कल्चर ऑफ एपिकल शूट, एक्सिलरी बड एंड मेरिस्टेम ऑन सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम एंड हैज बीन अडॉप्टेड फॉर कमर्शियलाइजेशन of important plants such as banana, apple, pear, strawberry, cardamom, many ornamentals, example orchids and other plant। मतलब ये बोल रहे हैं कि इस टेक्निक में जो हम लोग कल्चर करते हैं वो होता है एपिकल शूट, यानी कि एपिकल शूट हमने जान रखा है कि प्लांट का सबसे जो ऊपर वाला होता है एपिकल पार्ट, वो एक्सिलरी बर्ड, उसको कल्चर करते हैं। मेरिस्टेम को कल्चर करते हैं ऑन सुटेबल मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है। एंड इससे जो है हमने कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट भी बनाया है, मतलब बनाना, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कार्डमम और ऑर्नामेंटल्स। अगर पूछते कि ऑर्नामेंटल प्लांट बताओ तो ये एग्जांपल हमें याद रखना है, ऑर्चिड्स। हमने ये टेक्निक यूज़ करके इन प्लांट्स को बनाया भी है, कमर्शलाइज किया है, मीन्स अब ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कमर्शियलाइज्ड प्लांट जो है वो क्या क्या है, तो ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बनाना, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कार्डमम, और ऑर्नामेंटल्स प्लांट जो है ऑर्चिड। देन नेक्स्ट 4 स्टेप्स पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन करने के। There are 4 defined steps in micropropagation method. पहला है initiation of culture from an explant like shoot tip on a suitable nutrient medium, यानी कि कल्चर का इनिशिएशन करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं कल्चर करने की। तो वही एक्सप्लांट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लिया शूट टिप का, हम लोग लीफ से ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं, प्लांट किसी भी पार्ट से ले सकते हैं, उसको सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करते हैं एंड उसको ग्रो कराते हैं। देन शूट मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि शूट पहले बनाते हैं हम लोग रूट से, जब हमें पूरा प्लांट बनाना पड़ता है, मतलब होल प्लांट। अगर हमें अकेले पर्टिकुलर शूट चाहिए तो हम शूटिंग मीडियम में कर, अगर पर्टिकुलर रूट चाहिए तो हम रूटिंग मीडियम, अकेले बनाना है तो शूट और रूटिंग मीडियम में हम लोग करके शूट और रूट ले सकते हैं, यानी कि पा सकते हैं। बट हमें अगर होल प्लांट बनाना है तो हम पहले शूटिंग मीडियम में रखते हैं अपने कल्चर को, एंड देन उसको रूटिंग मीडियम में रखते हैं। तो पहले रूटिंग नहीं कराते हम लोग, पहले शूटिंग कराते हैं। शूट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल शूट्स फॉर्मेशन,
फ्रॉम द कल्चर्ड एक्सप्लांट। ये जो अब इसको मतलब ये जो कल्चर्ड एक्सप्लांट है उसको हम लोग शूटिंग मीडियम में रखेंगे एंड शूट को रीजनरेट कराएंगे, मतलब फॉर्म कराएंगे। देन रूटिंग ऑफ शूट, अब हम लोग शूट जो बना है हमारा उसको हम लोग रूटिंग मीडियम में रखेंगे एंड उसमें रूट डेवलप कराएंगे, दैट इज फॉर्मेशन कराएंगे। रूटिंग ऑफ इन विट्रो डेवलप्ड शूट ऑन रूटिंग मीडियम। इन विट्रो मीन्स लैबोरेटरी में बना हुआ शूट। देन ट्रांसप्लांटेशन, द हार्डनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट एज दे आर टेंडर एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसप्लांटेशन टू द ग्रीन हाउस और फील्ड। मतलब ये स्टेप्स हमने पहले भी पढ़ रखे थे। देन हम लोग एक्मुलेटाइजेशन करेंगे, मीन्स हम लोग टिश्यू को हार्डन करेंगे, क्योंकि ये प्लांट जो है वो लैब में बनाया गया है तो वो कमजोर है, टेंडर है। तो हम लोग इनका ट्रांसप्लांटेशन करते रहते हैं। पहले हम लोग उनको थोड़ा सा और पहले हम लोग इनको ग्रीन हाउस में रखेंगे जिसमें थोड़ा सा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन किया जाएगा ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने के लिए अडाप्ट हो जाए। देन उसको हम लोग फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे एंड धीरे धीरे ये प्लांट को अडाप्ट कर लेगा, सॉरी एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से अडाप्ट कर लेगा और जो हार्डनिंग ऑफ टिश्यू हो जाएगी। सो फिगर में भी बस यही बताया गया है। ए में बताया गया है कि माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ बनाना यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक मल्टीपल शूट जनरेशन। इसमें बनाना का टिश्यू कल्चर दिखाया गया है, जिसमें ए में शूट रीजनरेशन दिखाया गया है एंड बी में एक्मुलेटाइजेशन दिखाया गया, मीन्स कैसे प्लांट को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं एंड वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को के लिए उसको कैपेबल बनाते हैं। सो एक्मुलेटाइजेशन ऑफ रीजनरेटेड बनाना प्लांट इन ग्रीन हाउस। In recent year, much effort has been devoted to develop automated, robotized and more efficient transplant production method. In India, the Department of Biotechnology (DBT) initiated major network program in 1989, and so far propagation protocol have been developed for more than 60 allied plant species. मतलब इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये फुल फॉर्म अगर पूछ देगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीटी तो हमें याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने 1989 में एक प्रोग्राम सेट किया था, इनिशिएट किया था, जिसमें प्रोपगेशन प्रोटोकॉल्स डेवलप किए थे फॉर 60 एलाइड प्लांट स्पीशीज। तो हमें ये याद रखना है। सो हमने माइक्रो प्रोपगेशन देख लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायरस फ्री प्लांट, यानी कि अब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर कर वायरस फ्री प्लांट मतलब डिसीज फ्री प्लांट डेवलप कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट पर्टिकुलरली वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट आर सिस्टमेटिकली इन्फेक्टेड विथ वायरस। ये बोल रहा है कि वेजिटेटिव यानी कि जो भी प्लांट है बाहर वेजिटेटिव प्रोपगेटेड भी वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। इफ द स्टॉक ऑफ कल्टीवार vegetative propagules are infected with virus, the entire clonal population raised with the such stock will also be infected and reduce the yield and quality significantly। मतलब ये बोल रहा है कि एक हमने वेजिटेटिव प्रोपगेट लिया, यानी कि जिससे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं वो प्लांट से, एंड वो वायरस से इन्फेक्टेड निकला, तो उसके जो क्लोनल पॉपुलेशन यानी कि आगे जो स्पीशीज बनेंगी उससे ऑफस्प्रिंग वो इन्फेक्टेड होंगे। तो ये इससे हमारा टाइम भी गया, मेहनत भी गई एंड जो यील्ड है वो कम हो जाएगी और क्वालिटी भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। Therefore, the production of virus-free plant is important to increase yield and quality. Interestingly, the distribution of viruses in plant is uneven. The apical or axillary meristem are generally free from viral particle. Now, अब सबसे मेन बात यहाँ पर ये है कि वायरस जो है प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्लांट के एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम को वो इन्फेक्ट ही नहीं करता। मीन्स मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि प्लांट में जो एपिकल या एक्सिलरी मेरिस्टेम होते हैं उनमें वायरस इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए तो हम लोग आगे देखना प्लांट बना पाएंगे वायरस फ्री प्लांट। इसको यूज करके कैसे देखेंगे। दिस हैज इनेबल्ड साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट बाय कल्चरिंग स्मॉल मेरिस्टेम यूजुअली लेस देन 1 millimeter लॉन्ग कलेक्टेड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। तो ये बोल क्या रहे हैं कि देखो, अगर वायरस जो है वो एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम को इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता, यानी कि और प्लांट भी कर सकता है, लेकिन एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम को इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये डिवाइड करती रहती हैं। एपिकल कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती रहती हैं, मेरिस्टेम जो होती है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती रहती है, डिफरेंशिएट होती रहती हैं। तो उसमें कैसे वायरस अपने आप को अपना मैकेनिज्म जो है वो नहीं कर पाता क्योंकि बहुत फास्ट डिवाइड करती हैं ये, और उस हिसाब से जो वायरस है वो नहीं डिवाइड कर सकता। सो इसलिए वो उसमें इन्फेक्ट नहीं करता। मतलब कि जो एपिकल मेरिस्टेम का जो डिवाइडिंग रेट है वो ज़्यादा है दैन वायरस मल्टीप्लिकेशन से। हाँ, सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हुआ क्या, इससे हम लोग को मदद क्या हुई कि हमने एक प्लांट लिया जो इन्फेक्टेड था वायरस से, लेकिन हमने उस प्लांट का मेरिस्टेम निकाल लिया, एपिकल मेरिस्टेम, और उसको कल्चर कर दिया। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एपिकल मेरिस्टेम में वायरस जो है इन्फेक्शन नहीं करता, तो ऑफकोर्स जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट था उसमें भी एपिकल मेरिस्टेम में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उसको हमने निकाल लिया, एपिकल मेरिस्टेम को निकाल लिया, उसको हमने कल्चर किया, ठीक है। एंड उसको जो हम लोग कल्चर करते हैं यूजुअली जो करते हैं वो होता है 1 mm लॉन्ग, ठीक है। इसको हमने कल्चर कर लिया मेरिस्टेम को।
देन मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक इज नाउ सक्सेसफुली यूज टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट बट नॉट वायरस रेजिस्टेंस प्लांट। अब तो ये बोल क्या रहा है कि जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर हम लोग इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा देते तो जो स्पीशीज बनती है यानी कि ऑफस्प्रिंग बनते वो इन्फेक्टेड होते इस वायरस से, लेकिन हमने प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करके उसका मेरिस्टेम निकाल लिया जिसमें वायरस था ही नहीं एंड उसको कल्चर कर दिया एंड फर्दर उससे हमने प्लांट को रीजनरेट कर लिया जैसे हमने माइक्रो प्रोपोगेशन में देखा था। तो इससे हुआ ये कि हमने वायरस फ्री प्लांट बना लिया लेकिन वायरस रेजिस्टेंस प्लांट नहीं बना सकते हम, ठीक है। इन अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्लोनल प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना एंड एप्पल। सो मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक, ये वाली कल्चर टेक्निक हमने यूज की है टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट लेकिन वायरस से रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, बनाना, एप्पल। सो ये इंपॉर्टेंट है, शुगर केन, बनाना, एप्पल। द स्कीम यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट बाय मेरिस्टेम कल्चर is essentially same as micropropagation technique except that the starting material explant is meristem which is dissected from the shoot tip of infected plant। मैंने बता दिया है आप लोगों को कि वही है, माइक्रो प्रोपोगेशन की तरह ही हम लोग मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक भी करते हैं, वही स्टेप्स होते हैं। एक्सप्लांट बस ये डिफरेंस हो जाता है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज एक्सप्लांट, वो मेरिस्टेम होता है और उसको हम लोग लेते हैं फ्रॉम शूट टिप जो इन्फेक्टेड प्लांट का होता है, ये हमने बता दिया कि ठीक है। तो इससे हम लोग वायरस फ्री प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। नाउ नेक्स्ट जो है वो है आर्टिफिशियल सीड। द आर्टिफिशियल सीड ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक सीड और सोमैटिक सीड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रैपिड एंड मास प्रोपोगेशन ऑफ इलाइट प्लांट स्पीशीज एज वेल एज हाइब्रिड वैराइटीज। सो इसमें हम लोग करते क्या है कि आर्टिफिशियल सीड बनाते हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो जिसको हम लोग सिंथेटिक सीड या फिर सोमैटिक सीड भी बोल सकते हैं और वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर मास प्रोपोगेशन ऑफ इलाइट प्लांट स्पीशीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉयल है। उन स्पीशीज़ को हम लोग उनका मास प्रोपोगेशन करा सकते हैं और हाइब्रिड वैराइटीज़ का भी हम लोग मास प्रोपोगेशन करा सकते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल सीड। तो हमने देख रखा है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे करते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे करते थे। सो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियो बना लेते हैं। अब बारी आती है सीड में क्या होता है। सीड में एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कोट बना दिया जाता है ना, सीड में कोट बना दिया जाता है। तो वैसा ही हमें भी करना होता है। हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो बन चुका है जो हमने देख लिया था कि हम लोग उसको सोमैटिक सेल का यूज करके सोमैटिक एम्ब्रियो बनाते हैं, वो हमने कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। सो वो जो एम्ब्रियो बना उसको हम क्या करेंगे, उसको देखो। आर्टिफिशियल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर बाय इनकैप्सुलेटिंग द सोमैटिक एम्ब्रियो इन प्रोटेक्टिव कोटिंग। जैसा कि नेचुरल एक सीड में एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग लगा दी जाती है, वैसे ही हमें भी इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक कैप्सूल के अंदर बंद करना पड़ता है। तो वो कैप्सूल हम लोग यूज़ करते हैं, देखो कैल्शियम एल्गिनेट बीड, तो ये कंपाउंड का नाम है। एंड हमें इसको लर्न करना है कि अगर पूछ दे कि आर्टिफिशियल सीड बनाने के लिए हम लोग उसको किस में हम लोग इसको इनकैप्सुलेट करते हैं तो सोमैटिक एम्ब्रियो को, तो हम नेम बता देंगे कैल्शियम एल्गिनेट बीड यूज़ करते हैं। और या फिर बाई डेसिकेटिंग द सोमैटिक एम्ब्रियो विथ और विदाउट कोट। डेसिकेटिंग मीन्स रिमूविंग मॉइस्चर, यानी कि उसके अंदर से पूरा पानी हम लोग निकाल देते हैं, उसको ड्राई करा देते हैं। देखो वाटर रहता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाए, हाँ। तो हम लोग उसको ड्राई करा देते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो को एंड देन उसके ऊपर कोट लगा देते हैं जो होता है कैल्शियम एल्गिनेट बीड का, ओके। टिपिकल आर्टिफिशियल सीड इज शोन इन फिगर 5। तो ये देखो ये हमारा एम्ब्रियो था जो हमने सोमैटिक एम्ब्रियो जेनेसिस में देख लिया था। सोमैटिक एम्ब्रियो, इसके ऊपर हमने लगा दी एक कोटिंग, आर्टिफिशियल सीड कोट, जैसा कि नेचुरल में होता है वैसा तो नहीं बना सकते हम, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल सीड कोट लगाते हैं ऑफ व्हाट, कैल्शियम एल्गिनेट बीड, ओके, कैल्शियम एल्गिनेट बीड का। और एक आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म भी होता है इसके अंदर। सो पूरा हम लोग एक आर्टिफिशियल सीड जो है वो जनरेट कर देते हैं। सो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल सीड, द आर्टिफिशियल सीड कोट, ये यानी कि डायग्राम में इसका जो मेंशन है वो दिखा रहा है कि ए जो है वो आर्टिफिशियल सीड कोट है, बी जो है हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो है एट टॉर्पीडो स्टेज, एंड सी जो है वो है आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आर्टिफिशियल सीड, तो हमें ये बनाना है एंड उसकी लेबलिंग ये कर देनी है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये है कि इसका हमें नेम याद रखना है, कैल्शियम एल्गिनेट बीड, और उसको हम लोग उसके अंदर से हम लोग पूरा जो मॉइस्चर है वो निकाल देते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो से, ताकि माइक्रोब से इन्फेक्शन का जो चांस है वो कम हो जाए। सो अभी तक हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ लिए हैं टिश्यू कल्चर के, प्लांट टिश्यू कल्चर के। नाउ और भी हैं तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी जो एप्लीकेशंस हैं बच्चे वो कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।